हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदेव। एक ज़माने में बाबा रामदेव योगा सिखाते थे, बड़े सरल थे। आजकल बाबा बहुत विवादों में हैं, बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं, नाराज़ रहते हैं और जिसे कहते हैं हर चीज़ पे निरर्थक बोलने लगे हैं। चलिए पता करते हैं कि आजकल बाबा इतना बोलते क्यों हैं और इतने विवाद क्यों हैं। वेलकम टू द शो। मुझे लगता है कि एक ज़माने में आप योग सिखाते थे, बहुत सारे लोग आपके प्रशंसक थे, देश आपको चाहता था। अब आलोचक बढ़ गए हैं, लोग कहते हैं कि बाबा निरर्थक बोलते हैं, हर चीज़ में बोलते हैं और बिना तथ्य के बोलते हैं। देखिए ऐसा है, जो आलोचक हैं, जो निंदक हैं, जो कुटिल हैं, जटिल हैं, जिनके मन में काला है, जिनका धन भी काला है, ऐसे लोग यदि बोलते हैं तो उसकी परवाह हमको नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं अपनी तुलना अपने महापुरुषों से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या भगवान के राम के, भगवान कृष्ण के, हमारे जितने भी महापुरुष आदि शंकराचार्य जी के, महर्षि दयानंद के, इनके आलोचक नहीं थे? तो हम किस राह पर हैं सोचना वो है। और मैं योग कराता था ऐसा मत बोलिए, मैं आज भी योग कराता हूँ, सुबह कराता हूँ, शाम को कराता हूँ, और मैं ही नहीं कराता। मैं जैसे योग कराता हूँ इस तरह से योग कराने वाले हमने लाखों ने करोड़ों लोग तैयार कर दिए हैं। इसलिए ये प्रश्न जो है उचित नहीं है। और जहां तक आलोचकों का प्रश्न है, देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, कौन सी बात हमने निरर्थक की? एक बात, बाबा एक मिनट, बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के एक भी बात नहीं की। जवाब देती हूँ ना और सवाल भी पूछती हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में एक जमाने में आप मतलब एक यू वर द डार्लिंग ऑफ द कंट्री, और आजकल जो हाल है मैं बताती हूँ। आपने होमोसेक्सुअलिटी की बात की, लोगों ने कहा क्यों? ऐसे देखिए, जब मैंने होमोसेक्सुअलिटी की बात की थी 1 साल पहले, इस देश के 99.99% मेरी राय से, मेरी बातों से सहमत थे और आज भी सहमत है। अब देखिए, जो 0.1% लोग हैं जिनके विचार ही बिगड़े हुए, उनका मुझे समर्थन नहीं चाहिए किसी भी, मैं परवाह भी नहीं करता उसकी। दूसरी आप बात करें काले धन की, करीब 500 लाख रुपए की देश की काले धन पूरे एक्चुअल अर्थव्यवस्था, जिसमें जो बैलेंस शीट के ऊपर जीडीपी के रूप में 100 लाख रुपए की शो की जाती है। इसके हर एक चीज के मैं आपको, अब मैं कहता हूं कि काला धन कैसे पता लगाएं, उसकी मैं पूरी तथ्यों के साथ बात करता हूं। कैसे लाएं, तथ्यों के साथ बात करता हूं। यदि मैं करप्शन के ऊपर बात करता हूं, तो चाहे वो लोकपाल की बात हो, चाहे एग्जिस्टिंग सिस्टम में सुधार की बात हो, चाहे सदाचार को बढ़ाने की बात हो, किसी भी मुद्दे पर आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकते और आप प्रश्न पूछ सकते। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। आप परेशानी जो है लोगों को ये है कि आप एक योग गुरु हैं, आपको योग बहुत अच्छा आता है, आप कभी ब्लैक मनी पे बात करते हैं, कभी राजनीति पे बात करते हैं, कभी आप भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा को जब वो ब्लैक मनी की बात करते हैं उनको खुद एक आईना देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा है। स्वाति बहन, माफ कीजिए, जिन महानुभाव का आप नाम ले रहे हैं जी, उनकी कहाँ जगह है? लोगों ने वहां उनको पहुंचा दिया है। दूसरी बात, ऐसे बेहुदे लोग, ऐसे कहते हैं बेहया लोग, मैंने कुछ भी मुंह उठा करके बोल दिया। अरे भाई, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं मैं कि बाबा के पास 1 रुपए से लेकर के लाख करोड़ तक तुमको काला धन मिलता है, ले लो ना। और जो कानून में सजा लिखी है उससे लाख गुना मुझे सजा दो। इस तरह से षड्यंत्र के तहत बदनाम करना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ लोग महलों में बैठे हैं, कुछ लोग जो इस शासन से पोषित हैं, कॉर्पोरेट क्राइम कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइम कर रहे हैं, कई तरह के क्राइम से, गली मोहल्ले में जो अपराध कर रहे हैं उनसे लाखों करोड़ों गुना बड़े अपराधी वो लोग बैठे। लोग कहते हैं कि अगर लोग नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं जिनको आपत्ति। तो जवाब दीजिए ना उनका। अगर वो लोग कहते हैं कि जैसे अन्ना हजारे जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कोई उन पे उंगली इसलिए नहीं उठाता क्योंकि अन्ना हजारे की जो जिंदगी है वो एक आईना है। आपकी जो जिंदगी है, आप एक जैसे कहते हैं इस देश के इस वक्त सबसे हाई फ्लाइंग बाबा हैं। एक मिनट, आपके पास करोड़ों की एम्पायर है, तो लोग कहते हैं एक मिनट वो कहते हैं कि बाबा मल्टीनेशनल की बात करते हैं, बाबा खुद मल्टीनेशनल। ऐसा देखो, आप किसी एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, आपको याद रखना चाहिए, आप एक पत्रकार हैं। बिल्कुल, मैं पत्रकार हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं। इसलिए देखो, सवाल पूछने के पीछे आपके पास कुछ तथ्य होने चाहिए। ऐसे मुंह उठा करके कुछ बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्यार करने के साथ में आपको ये भी कहता हूं कि प्रश्न के पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए।
आदरणीय अन्ना हजारे साहब के ऊपर भी यही आरोप लगाए थे। फिर माफी मांगी थी इन लोगों ने कि अन्ना साहब आप ऊपर से नीचे तक खुद भ्रष्टाचार में डूबे, आप किस मुंह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मुझ पर यदि देश के मैंने 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं की और उन लोगों ने 11-51 रुपए करके जो मुझे दिया, उससे हमने पतंजलि पीठ बनाया, पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया, योगा ग्राम बनाया, ग्रामोद्योग बनाया। जो हमने काम किया, देश में लाखों करोड़ों लोगों को योग के माध्यम से आरोग्य दिया। पूरी दुनिया में 200 से 4 देशों में, उससे भी ज्यादा देशों के अंदर हमने योग आरोग्य भारतीय संस्कृति के झंडे को गाड़ा। हमें जो लोगों ने पैसा दिया उसके द्वारा हमने वो करके देखा है जो सरकारें नहीं कर पाई आज तक, और एक कौड़ी अपने लिए प्रयोग नहीं किया। आज भी जमीन पर सोते, 2 वक्त एक छोटी सी कटोरी में सब्जी आती है, उतनी सब्जी, एक गिलास दूध पीते होंगे। मैं एक बात कर, 24 घंटे काम करते हैं, 5 से 6 घंटा, किसी दिन तो वो भी सोने को नहीं मिलता। किसके लिए करते हैं? और उसके बाद ये प्रश्न उठाना, ये नाइंसाफी। 1 मिनट, तो आपको लगता है कि आप उतने ही विश्वसनीय हैं देश के लिए जितने अन्ना हजारे? देखिए, मैं वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस तरह से गलत प्रश्न उठा करके, मैं जो कर रहा हूं, देखो कोई जो लोग बेहया लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, जो कुटिल हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, कातिल हैं, जाहिल हैं, वो प्रश्न करे, मैं उनका उत्तर भी नहीं देना चाहता। लेकिन आप एक पत्रकार की हैसियत से मुझसे प्रश्न पूछ रही है, तो मैं आपका उत्तर दूंगा, लेकिन आप बेवजह बातें नहीं कहेंगी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। आप यदि किसी पार्टी की प्रवक्ता बनकर के आएंगी तब मैं अलग उत्तर किसी दूंगा। पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूं, एक मिनट मुझे कहने दीजिए, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। जो आपके बारे में सवाल उठ रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं। राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता की तरह मत पूछिए, फिर मैं वो कह रहा हूं। इस देश की जनता 121 करोड़ है। आप 121 करोड़ जनता की तरफ से आप प्रश्न पूछिए, मेरे साथ एक दिन रह के देखिए, आप सुबह से शाम मैंने आपको देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और आज भी देखिए। अब फिर शुरू कर रहा हूं ना, मेरी तो 30 चरण की यात्रा चल रही है, मैं कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं स्वाति, चीजों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। न मैंने 1 इंच जमीन ली, न 1 रुपया बैंक बैलेंस। अन्ना हजारे साहब ने भी सैकड़ों करोड़ रुपए के काम अपने गांव में कराए। आपने कभी जाके देखा उनको? यदि हमें देश के लोगों ने करोड़ों रुपए दिया तो हमने वो करके दिखाया जो लोगों को अरबों रुपए का दिखाई देता है। 1 रुपया रिजर्व नहीं रखा हमने, 1 रुपया बैंक बैलेंस अपने नाम से नहीं करवाया हमने। यदि देश के करोड़ों लोग मुझ पर विश्वास करके मुझे दान देते हैं तो वो मेरी कमजोरी नहीं, वो मेरी ताकत है, वो मेरी विश्वसनीयता है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी है। और उसके द्वारा जो हमने देश को दिया, वो आप एक भी व्यक्ति बताइए जिसने मुझे 1 रुपए का भी दान दिया हो और ये कहा हो कि बाबा ने मेरे दान का दुरुपयोग किया। आप सवाल भी तो सुन लीजिए। आपने आप जो कहना चाहते थे, एक तरह से भाषण दे दिया, आप सवाल सुनिए। लोग यही कहते हैं कि कभी बाबा कहते हैं काला धन, कभी और बार बार बाबा अटैक करते हैं। मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूं, मैं आतंकवादी हूं? बिल्कुल नागरिक। इस देश के प्रश्नों के बारे में, इस देश की समस्याओं के बारे में बात करने का मुझे मौलिक अधिकार है, मुझे संवैधानिक अधिकार है, और मेरा कर्तव्य है। मेरे संविधान ने मुझे सिखाया है कि वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, और देश के आगे बढ़ाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके खुद समाधान बनो, और देश में कहीं पर भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और आपत्ति किसको है? आपत्ति इस देश के 121 करोड़ लोगों को नहीं है, आपत्ति कुछ उन चंद लोगों को है जिन्होंने देश के साथ नाइंसाफी की, गद्दारी की, धोखा करके ये 121 करोड़ लोगों को हक लूटा और आगे और लूटना चाहते हैं। मैंने कहा करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं पर उनकी निगाहें। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहिए जनाब बाबा रामदेव के साथ। पूरी जो टीम अन्ना है और इसी प्रोग्राम कहिए जनाब पे उनके एक टीम के सदस्य ने कहा है कि हमारा बाबा रामदेव से कोई लेना देना नहीं है, हमें बाबा रामदेव को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, हमें नहीं पता बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या क्या है। मैंने उनसे सर्टिफिकेट मांगा ही कब था? वेलकम जना, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली योग गुरु बाबा रामदेव से। आपने एक दिल्ली में आंदोलन किया था, वहां पे जो हुआ, आज आप जब उसके बारे में सोचते हैं, आपको लगता है आपने सही काम किया था कि गलत काम किया था? यदि बाबा रामदेव की हत्या हो जाए, आप लोगों को खुशी होती है तो अभी कत्ल कर लीजिए। मेरी बात सुनिए। मुझे कोई खुशी नहीं होती बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको मैं 10 बार उत्तर दे चुका हूँ, उसके बाद में यही प्रश्न पूछते हो। बाबा की लाश तुम देखना चाहते हो तो आज तुम भी वही काम करके देख लो जो उन्होंने किया। एक बात कह रहा हूँ, उनका यही मंशा था कि रात को 12 बजे
अंधेरे में, जैसे बहन राजबाला की हत्या की, बाबा की हत्या कर दो। पहले से ईमेल भेज दिया कि बाबा रामदेव को आतंकवादियों से खतरा है, हत्या करके हादसा बता करके और एक कोई देश हित की आवाज उठा रहा उसको दबा देना, दफना देना, ये जो पाप करना चाहते थे, मैं बस उस पाप को नहीं होने दिया। उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यदि डरता तो ये काम शुरू क्यों करता, और यदि उसके बाद भी मुझे चुप रहना होता, यदि बिकना होता या बैठना होता, तो मुझे किसी ने पागल को तेरे काट रखा है। लेकिन मैं जो मेरे पूर्वजों ने किया और जो इस देश के भलाई के लिए उस काम को योग से लेकर के, रचनात्मक कार्यों से लेकर के, अपनी सेवा से लेकर के वही काम कर रहा हूं जो इस देश की भलाई के लिए। सवाल यह है कि आप इस वक्त जब आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो लोगों को लगता है, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, पूरे देश को लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, वो पार्टी के ही लोग आकर के कहते हैं कि बाबा हमारे ऊपर बात करते हैं। मैंने तो हमेशा बात की काला धन लाने की, भ्रष्टाचार मिटाने की, देश को बचाने की। वो आकर के बात करते हैं कि हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा तो टारगेट काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था है। मेरा तो टारगेट देश है। अब उनको लगता है कि वही लोग उस काम को कर रहे हैं। मैं आप साथी बहुत प्रामाणिक बात कहना चाहता हूँ कि हमने कहा कि बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन कर दो। एक छोटी सी बात है कि हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियर ऑफ सेल कंपनीज एंड ट्रस्ट कंपनीज, जो जिनसे ही पैसा आ रहा है, सारा पाप साफ हो जाता है। हम जो बातें कह रहे हैं उन सब बातों से एक पार्टी को आपत्ति है बड़े रूप में। बाकी लोग कहीं पर्दे के पीछे बात करते होंगे तो आपको लगता है कि और पार्टियों में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है? अभी बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट हुए हैं, आप बीजेपी को बार बार लगता है सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ बने कि आप तो ढकोसला है ना। हमारा आंदोलन किसी पार्टी के, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी दोहरा रहा हूँ, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है दामन पर दाग की, तो दामन पर दाग तो सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं जिनके, बहुत से लोग हैं जिनके जो है ऊपर लगे हैं। 100% किसी का दामन पाक साफ है ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हकीकत में नहीं। सब राजनीतिक पार्टियों में अच्छे भी लोग हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो इस देश में करीब 55 से 60 सालों से राज कर रही है, कमोबेश। तो उस लूट के लिए बड़े रूप में जिम्मेदार और गुनहगार तो उसको कहा जाएगा। लेकिन यदि उनकी नियत साफ है, तो जो हम कह रहे हैं, ये अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं 121 करोड़ जो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम लोग? पूरी जो टीम अन्ना है, और इसी प्रोग्राम पे उनके एक टीम के सदस्य, कोर कमेटी के सदस्य ने कहा है कि हमारा बाबा रामदेव से कोई लेना देना नहीं है, हमें बाबा रामदेव को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, हमें नहीं पता बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या क्या हैं। मैंने उनसे सर्टिफिकेट मांगा ही कब था? तो आप मेरे से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जहाँ तक अन्ना हजारे साहब का प्रश्न है जी, और अन्ना टीम में बहुत से अच्छे लोग हैं, हमारी तो सबके प्रति सद्भावनाएं हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप कितने ही प्रश्न पूछिए। लेकिन हम अन्ना हजारे साहब के बारे में ज़रूर बोलेंगे। वो अन्ना टीम जब उनसे जुड़ी थी, उससे भी पहले वो मुझसे जुड़े हैं, और आज भी हमसे उनका किसी भी तरह का कोई न मतभेद है न मनभेद है। और हमने तय किया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर जो भी प्रश्न उठेगा और जो अन्ना साहब मुहिम चलाएंगे उसका हम समर्थन करेंगे। काले धन के मुद्दे पर अन्ना हजारे साहब बार बार कह चुके हैं कि वो समर्थन करेंगे, और जरूरत पड़ने पर हम एक मंच पर भी आएंगे, मंच भी साझा करेंगे। 2 दिशाओं से आंदोलन चलेगा। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि 2 आंदोलन कहीं विलीन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के भीतर। मुझे लगता है जो प्रश्न उठ रहे हैं इसके पीछे मंशा ठीक नहीं है, और कुछ लोग चाहते हैं, खास करके जो करप्ट कॉर्पोरेट्स हैं और करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे लोग राजनीति में और कॉर्पोरेट में भी हैं, वो उनको कोई आपत्ति नहीं। तो जो बुरे लोग हैं उनको बाबा और अन्ना का जो मेल है, योग है, वो रास नहीं आ रहा। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहिए जनाब बाबा रामदेव के साथ। आपने इसी प्रोग्राम में कहा था कि आप एक दल बनाएंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे। या तो ये संसद इस काम को करेगी, नहीं तो अब वही लोग संसद में जाएंगे, वही अब सरकार बनाएंगे, तो प्रामाणिकता से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे।
वेलकम है रुके जनाब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से। आपने इसी प्रोग्राम में कहा था, 2 साल पहले कहा था कि आप एक दल बनाएंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे। वो जो आपका पूरा एक प्लान था उसका क्या हुआ? देखिए, आप प्रश्नों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ना। आपने कहा था बाबा, मैं इसलिए कहा थोड़ा तोड़िए मरोड़िए मत, थोड़ा सा। मैं तो सीधा पूछ रही हूँ, तोड़ मरोड़ कहा रही हूँ। इसलिए सीधा पूछेंगे तो मैं सीधा ही जवाब दूंगा, नहीं तो मैं प्रश्नों को, मैंने कहा थोड़ा सा उसको सीधा कर लीजिए। मैंने ये कहा था, या तो हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो काले धन का है, भ्रष्टाचार का, व्यवस्था परिवर्तन का, इसको ये केंद्र सरकार या संसद या सांसद जो हैं वो करें। और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, आज भी हम प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को भी लिखा है, उनके बहुतों के उत्तर आ चुके हैं, वो हमारे इन सब मुद्दों को लेकर के साथ में है। आगे भी मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, या तो ये संसद इस काम को करेगी, उसमें बैठे हुए सांसद इस काम को करेंगे, नहीं तो अब जो अगला लोकसभा चुनाव होगा वही लोग संसद में जाएंगे, वही अब सरकार बनाएंगे जो प्रामाणिकता से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे। अब इसका अर्थ आप ये समझें कि मैं पार्टी बना रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा, आपको भी याद है, और आज भी पुनः दोहरा रहा हूं, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है कि हम जिंदगी में कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे, कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे, लेकिन नैतिक धरातल पर रह करके इस देश को बचाना ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। मैं इसको राष्ट्र धर्म कहता हूँ और इसको सबसे बड़ा धर्म कहता हूँ। ये राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम, राष्ट्र हित सबसे बड़ा हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। सब लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे सब पुरखों ने ऐसा किया, तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? गलत काम नहीं। आखिरी सवाल, आपको, मुझे देख के लगता है कि आप बहुत सरल थे एक जमाने में, अब उतने सरल नहीं रहे। और आप ये देखो बहन, फिर आप सरल उतने नहीं रहे। आप मुझे बताइए कि मैंने कुटिलता कहाँ की? नहीं, एक मिनट, मैंने कौन सा गलत काम किया है? और कौन सा गलत? न तो मैं गलत कर रहा हूँ, न मैं गलत बोल रहा हूँ, न मैं गलत तरीके से जीता हूँ। मेरी इस साफ गोई के ऊपर भी जो देखो, जो गलत लोग हैं उनको शक और संदेह होता है, तो उसकी हमें परवाह नहीं। लेकिन इस देश के सच्चे और अच्छे लोगों को सोचना चाहिए कि इस देश में कसाब को मिलता है सम्मान, बाबा को मिलता है अपमान। क्यों? क्या गलत है? क्या मैंने गुनाह किया है? क्या इस देशभक्ति की बात करना, देश को बचाने की बात करना, काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करना, लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने की बात करना, जो दलित हैं, दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, जो भूमिहीन हैं, साधनहीन हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान, मैंने कौन सा कोई गुनाह तो नहीं किया। चलिए मुझे बहुत संक्षेप में बताइए, क्या राजनीति बाबा रामदेव को रास आई? मुझे अपने देश से प्रेम है और मैं देश को बचाने के लिए और इस देश के 121 करोड़ लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना योग अध्यात्म का काम करते हुए, अपने रचनात्मक कार्य करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। अंतिम स्वास्थ्य। चलिए, थैंक यू। तो ये थे बाबा रामदेव, हमें तो सीख दे रहे थे कि सीधे सवाल पूछो, राजनीति पे सीधा जवाब तो नहीं दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा शो आप znews.com में देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।